बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं सारे में। आप इधर आ जाए, बड़े के बाद इधर ज़्यादा हवा से। अच्छा, जिन चीज़ों के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता वो शुमार करते हैं कहाँ तक क्या है हमारी गुफ्तगू पहुँची है। ठीक है जी, हाँ जी। सबसे पहली चीज़ क्या थी जिनके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता? अल-मुक़्तरज़, ठीक है, वो माल जो कर्ज़े पे लिया हो। दूसरी चीज़ क्या थी? इवज़ुल खुला, ठीक है जी। तीसरी चीज़ महर। चौथी चीज़ दियत। दियत नफ्स और दियत आज़ाद दोनों क्या इसमें आ जाएगी। ठीक है, इससे लिहाजा हम 4 और 5 कर लेते हैं। ठीक है जी। छठी चीज़ क्या थी जी? मीरास से मुहतसब। ठीक है जी, 6 चीज़ें होंगी। 7वीं चीज़ क्या थी? मऊना थी। मऊना की सवाए एक किस्म है कि जिसके ऊपर खुम्स वाजिब होता है और वह है मऊना तहसील रिब, कि जिसमें ऐन क्या होती है? बाकी होती है। उसका फ़कत खुम्स है, बाकी जो मऊना की 3 किस्में बाकी बचेंगी उनका खुम्स वाजिब नहीं है। ठीक है जी। 8वीं चीज़ जिसे हम आज पढ़ेंगे कि वो जो चीज़ भी है उसके आप क्या होने चाहिए? मालिक होने चाहिए। वो चीज़ आपकी मिल्क में हो। अगर एक इंसान का, अच्छा इधर हम यूँ लिखते हैं ना कि जिन चीज़ों के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है वो क्या है? गैर मिल्क है। यूँ लिखते हैं गैर मिल्क। मिल्क के ऊपर तो वाजिब है खुम्स, लेकिन जो इंसान की मिल्क में चीज़ नहीं होती उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं है। अब देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि अगर हमने इदारा बनाया हुआ है और पैसा क्या बहुत सारा पड़ा है इदारे का, तो उस जो इदारे का पैसा है उसके हम लोग मालिक नहीं हैं। ठीक है, वो पैसा लोगों ने दिया है किसी ख़ास उम्र के ऊपर ख़र्च करने के लिए, तो लिहाजा उस पैसे के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों ने मजलिस वगैरह करानी थी, साहब ने क्या फ़ंड वगैरह इकट्ठा किया, तो अब जो बड़ा है क्या कहते हैं हयात का जो सदर है वो उस पैसे का मालिक नहीं है। जब वो उस पैसे के मालिक नहीं है तो उसके ऊपर खुम्स अदा करना वाजिब नहीं है। और इसी तरीके से आप इसकी मिसालें ले लें कि वक्फ़ जो होती हैं चीज़ें, ठीक है, किसी ने क्या है किसी के लिए सामान और राशन का वक्फ़ किया हुआ है कि आप अपनी ज़रूरत के इस्तेमाल का जहाँ से उठाएँ, आपकी मिल्क में नहीं दे रहे हम, बस इस्तेमाल करें और रख दें। ठीक है, जो आप इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको जायज़ करार देते हैं, तो उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से फ़िक़्ह में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बाज़ का माल आपके पास होता है लेकिन आप क्या है उसके मालिक नहीं होते, और बाज़ का माल नहीं होता आपके पास लेकिन आप उसके क्या होते हैं? मालिक होते हैं। तो लिहाजा मालिक बनने के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्या हो? माल हो। बाज़ का माल नहीं भी होता तो आप उसके क्या होते हैं? मालिक होते हैं। उसकी क्या मिसाल है कि माल नहीं होता आप उसके मालिक होते हैं? कि वो जो तनख्वाह है आपको, ठीक है जी, तनख्वाह कब मिलती है? इंसान को महीने के बाद मिलती है। ठीक है, महीने के बाद का क्या मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि 15 दिन इंसान ने काम कर लिया है, 15 तारीख़ आ गई है, 15 तारीख़ तो उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन 15 दिन जो उसने काम किया है तो वो अपने काम के एवज़ जो तनख्वाह है उसका वो मालिक बन चुका है। ठीक है, जब वो मालिक बन चुका है तो अब चाहे तनख्वाह उसके हाथ में आए या हाथ में ना आए वो उसका मालिक है। जब मालिक है तो हम क्या कहेंगे कि जी 15 दिन की जो तनख्वाह है इसके ऊपर आपका खुम्स अदा करना क्या वाजिब है। वो कहेगा वो तनख्वाह तो मुझे मिली नहीं है अभी तक, तो वो किसके पास है? अफसर के पास है, वो तो यकम को हम देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब क्या है कि आपकी तनख्वाह उनके पास बतौर कर्ज़ क्या है, क्योंकि 15 दिन आपने अपना काम दे दिया उनको और वो उनके ज़िम्मे है, उनकी ज़िम्मेदारी बन गई है कि वो आपको क्या पैसा दें। तो लिहाजा जब उनके ज़िम्मे पे है तो इस पर काम कौन से आएंगे? कर्ज़ वाले आएंगे, कि गोया कि आपने ये 15 दिन की तनख्वाह किसी और को दी हुई है और उससे क्या वापस नहीं ले सकते। वापस नहीं ले सकते क्या मतलब कि अभी फ़ौरन खुम्स अदा करना वाजिब नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ मिलेगी आपको तो उसका खुम्स क्या है? अदा करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कि महीना पूरा हो गया, यकम तारीख़ क्या आ गई, यकम तारीख़ आ गई और तनख्वाहें क्या लेट हो गई। ठीक है जी, तनख्वाहें लेट होने का ये मतलब है कि तनख्वाह के आप मालिक बन चुके हैं, लेकिन अगले बंदे के जो ज़िम्मे पे है, जो कंपनी के ज़िम्मे पे है या सरकार के ज़िम्मे पे है, वो आपको नहीं दे रही, अभी लेट उसने कर दिया है, तो फिर भी आप क्या बन चुके हैं? मालिक बन चुके हैं। ठीक है, इसका समरा और नतीजा कहाँ पे ज़ाहिर होगा? खुम्स की तारीख़ पे, कि खुम्स की जब आपकी तारीख़ आती है, फ़र्ज़ करें एक बंदे की खुम्स की तारीख़ 10 तारीख़ है
अब वो जो 10 तारीख को देखेगा तो वो ये तो देखेगी सही कि कितने पैसे उसके पास पड़े हुए हैं, कितना राशन पड़ा हुआ है, साथ ये भी देखेगा कि अगर 10 दिन का मैंने किसी जगह पे काम किया हुआ है और उन्होंने अभी तक मेरी मेहनत मजदूरी नहीं दी या मेरी चीज़ नहीं दी, तो उसका भी क्या है वो खुम्स में हिसाब करेगा, वो भी उसकी क्या कहलाएगी, बचत कहलाएगी। ठीक है जी। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कि यानी यही होता है, हाँ यही मिसाल है इसकी। ठीक है, और इसकी इतनी मिसाल नहीं बन रही। अच्छा, ये किसकी मिसाल है कि आपके पास जो है वो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है लेकिन आप मालिक बन चुके हैं। ठीक है, पैसा आपके हाथ में आया नहीं है, मालिक बन चुके हैं। इसके उलट मिसाल भी मौजूद है कि पैसा आपके पास है लेकिन आप मालिक नहीं बने। ठीक है जी, पैसा मौजूद है आपके अकाउंट में, क्या है मौजूद है आपके पास मौजूद है, फ़र्ज़ करें आप उसके मालिक नहीं बने। ठीक है जी, उसकी मिसाल क्या ले रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि बेगम के पास जो पैसे हैं शोहर ने दिए हैं, शोहर ने उसकी मिल्क में नहीं दिए। ठीक है, हैं बेगम के पास हैं लेकिन शोहर ने जाए वो ये नियत नहीं कि मैं इसकी मिल्क में देता हूँ, कभी उसके उठा के खर्च भी कर देगा, कभी वापस भी ले लेगा, उसकी मिल्क में पक्के पक्के नहीं दिए। तो अब क्या है, ख़ातून के पास पैसा मौजूद है लेकिन वो उसकी मालिक नहीं है। तो जब वो ख़ातून उस पैसे की मालिक नहीं है तो ख़ातून के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा, बल्कि किसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा, शोहर के ऊपर क्या है खुम्स वाजिब होगा। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो एक कानून क्या है, हिबा क्या है, हिबा के क्या है अहकाम हैं फ़िक़्ह में। हिबा क्या है, किसी को फ्री में कोई चीज़ देना। ठीक है, अमल के बदले में किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो किस में जाता है, वजीफ़ा में जाता है कि आप इसको कीमत की, इस अमल की क्या दे रहे हैं, उजरत दे रहे हैं। हिबा में क्या होता है कि जिसमें काम के बदले में नहीं दिया जाता, वैसे क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को हदिया दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, मुसायदा दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ये सारी की सारी मिसालें किस में आती हैं, हिबा में आती हैं। यानी स्कॉलरशिप को हमने क्या कहा था कि इससे बंदा मेहनत वाला बनता है, कमाने वाला बनता है या नहीं बनता। हमने क्या कि नहीं, स्कॉलरशिप जो बंदा पेंशन ले रहा है या स्कॉलरशिप ले रहा है वो साहिबुल मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हुकूमत इसको पैसा दे रही है वो उसके अमल के बदले में नहीं दे रही, बल्कि वो उसकी जो गुज़श्ता खिदमतें हैं उसकी क्या है, उसकी खराज तहसीन पेश करने के लिए जो भी उन्वान दे दें, उसके लिए क्या है वो रातिब तकाउदी का अरबी में नाम रखा हुआ है कि आपको घर बैठे हुए क्या है चीज़ मिलती रहेगी, आपने करना कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं, हिबा में जाती हैं। हिबा का कानून क्या है कि हिबा के आप मालिक कब बनते हैं कि जब कब्ज़ हो। ठीक है जी, कब्ज़ क्या मतलब कि वो चीज़ आपके हाथ में आ जाए, आप हाथ में ले लें तो तब उसके आप मालिक बनेंगे। अगर वो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं आई तो आप उसके मालिक नहीं बनेंगे। फ़र्ज़ करें कि शोहर ने बीवी से कहा कि इंशाल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह बल्कि नहीं सीधा कहा कि ये जो है ना मेरा प्लाट ये मैं आपको क्या गिफ्ट करता हूँ। ठीक है जी, उसने गिफ्ट कर दिया बीवी को, तो फ़कत उसके कहने से क्या वो मालिक बन जाएगी? ठीक है, नहीं, वो मालिक नहीं बनेगी। वो मालिक कब बनेगी कि जब बाकायदा प्लाट उसके कब्ज़े में जाए। अब प्लाट कैसे किसी के कब्ज़े में दिया जाता है, उसका जो भी उर्फ़ी तरीका हो, यानी कागज़ात में नाम का इंतकाल, स्टाम्प पेपर, सब कुछ ये चीज़ें, जब ये चीज़ें मुकम्मल होगी तो फिर वो उसकी मालिक बनेगी, पहले वो मालिक नहीं बनेगी। लेकिन उजरत में और जो नौकरी वगैरह होती है, मजदूरी, उसमें फ़कत आप एग्रीमेंट कर दें तो फिर भी आप पैसे के मालिक बन जाते हैं। उसने कहा कि हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमें ये काम करके देंगे, हम आपको क्या इतना पैसा देते हैं, तो उस पैसे के क्या हो जाता है, मालिक हो जाता है। काम करेगा, काम करने के बाद ये पैसा ना भी दे तो फिर भी वो क्या है, मालिक है, क्योंकि बात हो चुकी है। उसमें पैसे को हाथ में लेना ज़रूरी नहीं है, फ़कत एक बात हो चुकी है कि ये मैं काम करूँगा तो आप मुझे क्या इतना पैसे देंगे, तो वो काम करेगा, पैसे का क्या हो गया, मालिक हो गया, चाहे उसके हाथ में ना आए। लेकिन हिबा में क्या ये कानून नहीं चलता। हिबा में ज़रूरी होता है कि वो जो पैसा आया है वो आप उसको क्या करें, कब्ज़ करें। ठीक है, कब्ज़ करने के लिए चीज़ का क्या होना ज़रूरी होता है, खारिज में मुअय्यन होना ज़रूरी है। इसे क्या कहते हैं, खारिज में मुअय्यन होना ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर एक चीज़ खारिज में मुअय्यन नहीं होती, खारिज क्या मतलब, आपकी आंखों के सामने वो नोट मुअय्यन हो कि जो अगले ने आपको क्या हिबा की हैं, अगर वो चीज़ खारिज में मुअय्यन नहीं होती तो उसका कब्ज़ मुतहक्किक नहीं होगा। अब यहाँ पे सैयद सिस्तानी ने क्या है, एक नहीं क्या है बहस छेड़ दी और कहा कि ये जो आजकल के ज़माने में अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है जी, अकाउंट में पैसा आता है या किसी को आप चेक बना के कह देते हैं, दो चीज़ों की बहस छेड़ दी कि अकाउंट में जो पैसा आता है, किसी ने आपको क्या है गिफ्ट किया, हिबा किया, या पेंशन का पैसा क्या अकाउंट में आ गया, तो ये जो पैसा आया है ये आपके अकाउंट में फ़कत लिखा हुआ आया है कि 60,000 क्या है आपके अकाउंट में आ गया। ठीक है जी, लेकिन वो 60,000 खारिज में मुअय्यन नहीं है। मुअय्यन क्या मतलब कि वो 60,000 कौन से वाले नोट हैं, ये मुअय्यन नहीं है। हो सकता है कि आप कभी जाएं आपको 5-5 सौ वाले नोट मिल जाएं,
कभी 1000 वाले मिल जाएँ, कभी 5000 वाले मिल जाएँ, यानी मुअय्यन नहीं है। ये तो है कि 60,000 कुल्ली तौर पे हमने आपको दे दिया है, लेकिन वो मुअय्यन नहीं हुआ। जब वो मुअय्यन नहीं हुआ तो उसका कब्ज़ मुतहक्किक नहीं होगा। जब उसका कब्ज़ मुतहक्किक नहीं होगा तो वो बंदा उस पैसे का मालिक नहीं बनेगा। तो बस नतीजा क्या निकलेगा कि जब तक पैसा इसके अकाउंट में पड़ा रहेगा ये बंदा उस पैसे का मालिक नहीं होगा। तो जब पैसे का मालिक नहीं होगा तो वो पैसा अकाउंट में जितने सालों के लिए पड़ा रहे इसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कहेंगे भाई आपके अकाउंट में तो 60,000 पड़ा हुआ है, खुम्स की तारीख आ गई, आप क्यों निकाल रहे खुम्स? ये बंदा क्या कहेगा कि वो 60,000 मेरी नौकरी का नहीं है। नौकरी का होता तो वो चाहे अकाउंट में ना भी आता, जैसे मैंने अपनी नौकरी कर ली तो मैं उसका मालिक हूँ, उसका तो मैंने खुम्स देना था। लेकिन ये 60,000 कौन सा है? नौकरी वाला नहीं है, बल्कि ये क्या है? पेंशन वाला है। या ये 60,000 क्या है? हिब्बा वाला है, हदिये वाला है। जब ये हिब्बा या हदिये वाला है तो इस 60,000 की कब्ज़ ही मुतहक्किक नहीं हुई। कब्ज़ क्यों नहीं मुतहक्किक हुई? क्योंकि वो अकाउंट में कुल्ली तौर पे पड़े हैं, अभी वो खारिज में नोटों की शक्ल में आई नहीं है। जब वो नोटों की शक्ल में आएंगे, मैं कैश करवाऊँगा, तो फिर उसे क्या कहेगी कि आपने क्या किया? कब्ज़ किया है। ठीक है, तो तब इसका मतलब है कि वो पैसा अभी तक मेरे कब्ज़े में नहीं है। यानी पैसा कब्ज़े में नहीं है, क्या मतलब कि वो पैसा खारिज में मुअय्यन हो के मेरे कब्ज़े में नहीं है, कुल्ली तौर पे कब्ज़े में है, लेकिन कुल्ली तौर पे जो कब्ज़ा है वो हिब्बा में काफ़ी नहीं है। हिब्बा में ये शर्त है कि खारिज में पैसा मुअय्यन हो कि आप हाथ में कब्ज़े में करेंगे तो आप क्या मालिक बनेंगे। कुल्ली तौर पे आप कहेंगे कि ये चीज़ हमने आपके नाम पे लिख दी है, वो ना खारिज में मुअय्यन ना खारिज में उसके मसादीक मुअय्यन। फ़िक़्ह क्या है? फ़िक़्ह कहती है कि बाब हिब्बा में से हम कब्ज़ नहीं कहेंगे, जब कब्ज़ नहीं कहेंगे तो इसके क्या है? वो मालिक नहीं होगा। ठीक है, तो लिहाजा क्या है, यूँ हम सवाल उठाते हैं कि एक बंदे के अकाउंट में 60,000 थे, उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं हुआ। दूसरे बंदे के अकाउंट में 60,000 थे, उसके ऊपर खुम्स वाजिब हो गया। फ़र्क कहाँ पे पड़ा? आप कहेंगे कि जो जिसके ऊपर खुम्स वाजिब हुआ है उसके 60,000 अकाउंट में कौन से थे? जो उसकी नौकरी वाले थे, कि उसने बाकायदा नौकरी की, जॉब की, उसको तनख्वाह मिली। अब जॉब के बदले में जो तनख्वाह है उसमें कब शर्त नहीं है, क्योंकि वो जॉब को हम क्या कहते हैं? फ़िक़्ह में इजारा कहते हैं। ठीक है, अजीर और इजारा की इसे बहस कहते हैं। वो उसे इजारे के तौर पे मिले हैं, और इजारा में क्या होता है? इंसान अमल के बाद पैसे का क्या बन जाता है? मालिक बन जाता है। चाहे वो पैसा इसके अकाउंट में ना भी होता तो फिर भी क्या उसके ऊपर खुम्स वाजिब था। तो लिहाजा अभी तो इसके अकाउंट में पैसा मौजूद है और ये निकलवा भी सकता है, किसी भी टाइम पे चाहे निकलवा सकता है, तो अभी इसको 60,000 का खुम्स क्या है? देना पड़ेगा। लेकिन इस बंदे को जो हमने कहा कि भी आपने 60,000 का खुम्स आपके ऊपर वाजिब नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके 60,000 कौन से हैं? पेंशन वाले हैं, लिहाजा इसके ऊपर क्या खुम्स वाजिब नहीं होगा। तो इस बंदे के पास क्या सहूलत है कि वो पैसा निकलवाई ना। ठीक है, जितनी उसे ज़रूरत पड़े उतना पैसा निकलवाए, पूरा क्या लगा दे, ख़त्म। ठीक है, खुम्स की तारीख आने वाली है तो वो तो बिल्कुल क्या ना निकलवाए। ठीक है, खुम्स की तारीख गुजर जाए तो फिर क्या निकलवाए, ताकि क्या है? पैसा उसकी मिल्क में ना आए। मिल्क में कब है? खुम्स की तारीख के बाद मिल्क में है। ठीक है, खुम्स की तारीख से पहले मिल्क में आएगा, बच्चा रहेगा तो फिर तो खुम्स देना पड़ेगा। तो ये क्या आसानी मिल जाती है। वाज़ेह यहाँ तक मसला। तो ये मसला क्या है? इस वजह से है कि क्योंकि हिब्बा की ख़ास शर्त आ गई हमारे पास। अच्छा, एक और यहाँ पे चेक वाली बहस है। ये तो क्या होगी? अकाउंट वाली बहस होगी। चेक वाली बहस में क्या है कि अगर कोई आपको चेक लिख के देता है कि ये चेक जी आप ले जाएं, 1 लाख का चेक है, ये हमने क्या है आपको जो है वो दे दिया। क्यों दे दिया? वजह क्या है? अगर तो वो अमल की उजरत के तौर पे दिया है फिर तो आप उसके मालिक हैं, चाहे आप कैश करवाएं या कैश ना करवाएं, क्योंकि आप अमल कर चुके हैं और अमल के बदले में आप पैसे के क्या बन चुके हैं? मालिक बन चुके हैं। लेकिन अगर वो चेक क्या हो? आपके अमल के बदले में ना हो, वो गिफ्ट हो, आपको हदिया हो कि मौलाना साहब ये हम आपको क्या हदिया देते हैं। ठीक है जी, अब वो जो 1 लाख का चेक आया है, क्या आप 1 लाख के मालिक बन चुके हैं या मालिक नहीं बन चुके? दुनिया की निगाह में आप मालिक बन चुके हैं 1 लाख के। ठीक है, आप अपनी निगाह में बन चुके हैं 1 लाख के, क्योंकि आपने कहा कि चेक मेरे पास आ गया, अब तो ये 1 लाख कहीं भी नहीं जाता। लेकिन ये चेक जो उसने दिया है, इसने हिबा किया है पैसा, जब इसने हिबा किया है तो आपने अभी तक उसको कब्ज़ किया ही नहीं है। चेक तो क्या है? एक ऊपर लिखी हुई बात है कि आपको जी 1 लाख मिला जाएगा, कि जब आप ये चेक बैंक में देंगे तो आपको उसके बदले में क्या 1 लाख दे देंगे, लेकिन आपने उस 1 लाख को अभी तक कब्जे में लिया ही नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर ये 1 लाख गुम हो जाता है तो आपका 1 लाख तो नहीं गुम हो गया। आप दरख्वास्त देंगे कि मेरे चेक गुम हो गया, तो वो 1 लाख आपका महफूज है उस बैंक में, उसके 1 लाख तो ज़ाया नहीं हो गए। तो 1 लाख मुजर्रद वसीक़ा है कि एक एतमाद की सूरत हाल है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, ज़मानत है, गारंटी है। तो लिहाजा चेक के ऊपर जो एक बंदे के पास चेक पड़ा हुआ है वो रखी रहे, खुम्स की तारीख आ गई। अब हम कहेंगे भाई आपके पास तो 1 लाख का चेक पड़ा हुआ है, 1 लाख का खुम्स निकालें, तो ये बंदा क्या 1 लाख का खुम्स निकालना वाजिब है या वाजिब नहीं है? नहीं है वाजिब। क्यों नहीं है वाजिब? क्योंकि ये चेक कौन से वाला है? हदिये वाला है। लेकिन अगर ये चेक क्या होता, नौकरी वाला होता, तो खुम्स निकालना क्या था? वाजिब था। ठीक है, ये बहस वाज़ेह होगी। अच्छा, एक और सही सानी क्या बहस करते हैं, वो ये बहस करते हैं कि अगर शोहर ने जो है वो बीवी को क्या है
कुछ पैसे क्या गिफ्ट किए, यानी ये सवाल उन्होंने लिखा हुआ है। हम एक मिसाल लेते हैं कि 50,000 क्या है शोहर ने बीवी के अकाउंट में क्या भेजा, ठीक है जी। अब ये जो 50,000 अकाउंट में भेजा है इसकी वो बनाते हैं दो सूरतें, या तो वो अपने अकाउंट से भेजा है, ठीक है जी, अकाउंट से अकाउंट, या क्या है पैसा खारिज में मुअय्यन किया, मुअय्यन करने के बाद बैंक में गया और उसके अकाउंट में क्या डलवा दिया। दो सूरतें बनेंगे सही से सानी ने, ठीक है जी। यानी शोहर ने जो बीवी के अकाउंट में पैसे भेजे हैं उसकी दो सूरतें हैं, या तो उसके अकाउंट में पहले से पड़े हुए थे और उसने वहाँ से क्या है नंबर ऐड किया और सेंड क्या कर दिए बीवी के अकाउंट में। अगर अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो बीवी इस 50,000 की मालिक नहीं बनेगी, ठीक है जी, उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा अगर उसके अकाउंट में है, ठीक है। हिबा है और हिबा में क्या है कब्ज़ शर्त है। लेकिन अगर उसने क्या है खारिज में पैसे मुअय्यन किए, मुअय्यन करने के बाद यानी खारिज में नोट रखे अपने हाथ में, 50,000 के नोट थे, उसने बैंक वाले को कहा कि ये वाले 50,000 नोट आप क्या है फ़लाँ अकाउंट में क्या भेज दें, मेरी बेगम के अकाउंट में भेज दें। इस सूरत में जब उसके अकाउंट में जाएंगे तो बीवी उस पैसे की मालिक बन जाएगी, ठीक है। वजह क्या है, वो कहते हैं कि किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने का मतलब क्या है कि उस बैंक को आपने क्या बना दिया है, वकील बना दिया है, ठीक है। और कब्ज़ में हिबा में चाहे आप कब्ज़ करें या आपका वकील कब्ज़ करे, कब्ज़ क्या हो जाता है। और चूँकि ये पैसा क्या हो गया था खारिज में मुअय्यन हो गया, खारिज में उसने मुअय्यन किया, खारिज में मुअय्यन होने के बाद उसने पैसा किसके कब्ज़े में दे दिया, आपके वकील के कब्ज़े में दे दिया। यानी उसकी बेगम का जो वकील था यानी बैंक, उसने वकील बनाया हुआ था बैंक को। अकाउंट खुलाने क्या मतलब है कि इस अकाउंट में जो भी पैसा भेजेगा आप हमारी तरफ से वकील हैं, इस पैसे को ले लें, बाद में हम आके आपसे क्या ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि उसने पैसे को खारिज में मुअय्यन किया, मुअय्यन करने के बाद क्या है उस वकील के हवाले कर दिया, तो यहाँ पे कब्ज़ हो जाएगा। जब यहाँ पे कब्ज़ हो जाएगा तो बेगम के ऊपर खुम्स आएगा या नहीं आएगा, खुम्स आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी क्या बन गई है, मालिक बन गई है। मालिक क्यों बनी है, क्योंकि कब्ज़ यहाँ पे मुतहक्किक हो चुकी है। लेकिन जब उसने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र किया तो इसके अकाउंट में पैसा खारिज में मुअय्यन ही नहीं हुआ, उसने तो फ़कत क्या 50,000 लिखा है अदद की शक्ल में, अदद में लिखा 50,000 है, लेकिन वो खारिज में नोट कौन से थे, ठीक है 5,000 वाले थे, 500 वाले थे, ये मुअय्यन नहीं हुए। जब ये मुअय्यन नहीं हुए तो लिहाजा यहाँ पे कब्ज़ ही मुतहक्किक नहीं होगा। जब कब्ज़ मुतहक्किक नहीं होगा तो यहाँ पे खुम्स क्या वाजिब नहीं होगा। वाज़ेह है सूरत हाल। नहीं बीवी वैसे मिसाल के तौर पे बीवी के साथ, ठीक है। तो बीवी वाली मिसाल लिखी है ताकि मौलाना ज़रात में इश्तियाक पैदा हो गिफ्ट देने का, ठीक है। वगरना किसी को भी कोई भी किसी को भी आप इसमें मिसालें हम उमूमी कर लेते हैं। पेंशन की इसमें मिसाल लें, ठीक है। पेंशन कैसे आती है, अकाउंट से अकाउंट हुकूमत भेजती है। हुकूमत ऐसे तो नहीं करती कि पैसे निकाले बैंक के पास जाए और कहे कि ये वाले पैसे फ़लाँ के अकाउंट में भेज दें, ये वाले फ़लाँ के अकाउंट में, ये वाले फ़लाँ के अकाउंट में, ऐसा तो नहीं होता। वो ट्रांसफ़र क्या हो रही है, अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र हो रही है। जब अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र हो रही है पेंशन, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं कि अगले बंदे उसके मालिक नहीं बनते। क्यों नहीं मालिक बनते, क्योंकि पेंशन किसकी किस्म है, हिबा की किस्म है। और हिबा में क्या है कब्ज़ खारजी शर्त है कि खारिज में मुअय्यन करके कब्ज़ करना शर्त है, और यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा स्कॉलरशिप की मिसाल ले लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक हिंदुस्तान के मोमिन ने रब्ता किया था कि मुझे जी हुकूमत इतनी स्कॉलरशिप देती है जो मेरे अकाउंट में क्या है हर महीने आ जाती है या हर 2 महीने के बाद भेज देती है, ठीक है जी। अब वो क्या उस पैसे का मालिक बनेगा या नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो हुकूमत भेज रही है वो भी अकाउंट से अकाउंट भेज रही है, कैश वाला सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी उसका मालिक नहीं बनेगा। जब ये उसका मालिक नहीं बनेगा तो इसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन वो क्या है खुम्स निकालता रहा, उसके ज़हन में क्या था कि मेरे अकाउंट में पैसे मैं खुम्स निकालता रहा। तो इसको हम इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में डिस्कस करेंगे, अल्लाह ने तौफीक दी, कि इंसान अगर मसला की जहालत की वजह से खुम्स निकालता रहे कि जो उसके ऊपर वाजिब नहीं होता, तो क्या इसके दोबारा वापस लेने का कोई ज़रिया है या कोई ज़रिया नहीं है। वहाँ पे कुछ क्या तफसीलात हैं जिसमें कुछ सूरतों में क्या पैसा वापस भी आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा ये मसला क्या वाज़े है। तो लिहाजा अगर कोई आपसे कहे कि भाई मौलाना साहब आपका हमने एक मसला फ़िक़्ह में पढ़ा है कि अगर अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र हो तो खुम्स वाजिब नहीं होता, ठीक है जी, और अगर अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र ना हो, पैसा खारिज में रखें, हाथ में रखें, और बैंक वाले को कहें कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो खुम्स वाजिब हो जाता है, तो ये कौन से चक्कर बनाए हुए हैं। तो आप इस चक्कर की कैसे वजाहत करेंगे भाई। हाँ जी सजाद साहब। हाँ कब्ज़ होगा तो वो उसका मालिक बनेगी, ठीक हो
खुम्स आ जाए। लेकिन जो पैसा खारिज में मुअय्यन किया वो कैसे मालिक बन गया पैसा? नहीं, कब्ज़ फिर भी उसने नहीं किया ना, अकाउंट में आया है ना। हाँ, उसमें क्या है, वकील बनेगा। अच्छा, हम कहेंगे यहाँ पर भी तो वकील है ना, इधर आपका अकाउंट वकील बन रहा है, इधर क्यों नहीं वकील बन रहा है? इधर भी वकील बनाओ ना। हाँ, आप कहेंगे इधर है तो वकील, लेकिन शुरू में क्या है, पैसा मुअय्यन नहीं है। यानी वकील भी यहाँ पे जो कब्ज़ा कर रहा है वो मुअय्यन पैसे को नहीं कर रहा, वो भी कुल्ली को ले रहा है। उसके हाथ में भी क्या आ रहे हैं, फिगर आ रहे हैं कि 1 लाख आ रहा है, 50,000 आ रहे हैं, वो नोट तो नहीं आ रहे जिसको वो कब्ज़े में कर रहे हैं। मुअय्यन तो है लेकिन खारिज में मुअय्यन नहीं है। इससे हम क्या कहते हैं, कुल्ली तौर पर मुअय्यन। कुल्ली 50,000 मुअय्यन है कि कोई भी आपको नोट दे दें, खारिज में वो नोट वो मुअय्यन नहीं है। हाँ हाँ, आवाम कहे कि भाई आप मौलवी साहब क्या बात करते हैं, 50,000 मेरे अकाउंट में है तो मालिक हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि कब्ज़ हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये दकीक फ़र्क उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे पैसा 50,000 कुल्ली क्या है, नोट तो इसके मुअय्यन नहीं है। वो कहते हैं नोटों से मेरा क्या लेना देना। आप कहते हैं ठीक है, आपका नोटों से लेना देना नहीं है, लेकिन फ़िक़ी मसला में इस नोट का लेना देना है। ज़कात में यही मसला, ज़कात फ़ितर में यही मसला आता है कि आपने जी नोट मुअय्यन कर दिए हैं, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगला कहेगा यार क्या मसला है, तो वही 300 रुपये ही है ना, तो ठीक है मैं आपको 1000 देता हूँ, आप 300 मुझे वापस कर दो। 300 तो महफूज है ना। कहते हैं है महफूज, लेकिन रवायत आ गई है कि आप ज़कात का पैसा तब्दील नहीं कर सकते। जब तब्दील नहीं कर सकते तो हम कौन होते हैं तब्दील करने वाले? हम इमाम को मशवरा दें कि मौला पैसा तो वही रहा है ना, सिक्के आपके चेंज हुए हैं ना, दिरहम दिनार चेंज हुए हैं, लेकिन नहीं, कहा कि वही चीज़ बाकी रखनी है। तो ये कुछ क़वानीन है फ़िक़्ह के जिसके ऊपर हमने आंखें बंद करके इताअत करनी होती है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की। उसमें हम अपने चीज़ों और अपने मशवरे क्या नहीं देते। इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरे दे लेंगे, ठीक है, अगर इमाम ने कबूल किया तो ठीक है, नहीं तो वजह बताएंगे इमाम अलैहिस्सलाम। उसकी वजह फ़लसफ़ा ज़ाहिर बात है हर चीज़ के ऊपर है। ठीक है लाल दिन्नू साहब, वाज़ेह मसला। अब यहाँ से क्या है, बहुत सारी सहूलियात हो जाती हैं हमारे लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा ये सवाल है कि यहाँ से जो पैसा फ़र्ज़ करें नजफ़ से आप पाकिस्तान भेज रहे हैं किसी के अकाउंट में, ख़ुसूसन जिनकी फैमिली में पाकिस्तान है, अकाउंट में भेज रहे हैं, उस पैसे के ऊपर खुम्स किसके ऊपर वाजिब होगा? आपके ऊपर वाजिब होगा, या आपने जो अपने भाई के अकाउंट में भेजा है या बीवी के अकाउंट में भेजा है उसके ऊपर वाजिब होगा? हाँ, तालिब इल्म साहिबुल मेहनत नहीं है तो साल इसका आ गया ना, साल पूरा हो गया ना। ये खुम पैसे बेचता रहा साल हो गया पूरा, ठीक है, फिर शोहर के वाजिब होगा। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे कि ये जो पैसा भेज रहा था ये क्या बीवी की मिल्क में दे रहा था या नहीं दे रहा था? सवाल यहाँ पे होगा। अगर ये बीवी की मिल्क में दे रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये बीवी को क्या भेज रहा है, हिबा भेज रहा है ना। ठीक है, जब ये हिबा भेज रहा है तो अब यहाँ पे वही सूरत हाल होगी कि क्या इसने खारिज में नोट मुअय्यन करके भेजे हैं। ज़ाहिर बात है हम जो नजफ़ वाले हैं यहाँ पे हम खारिज में नोट मुअय्यन करके भेजते हैं, क्योंकि हमें मिलते ही मुअय्यन है ना, कार्ड में तो नहीं मिलता हमें। ईरान वाले जो हैं वो उनका मसला अकाउंट टू अकाउंट आएगा, उनको कैसे शारी वगैरह मिलता है, कार्ड में आ जाता है। ठीक है जी, जब कार्ड में आ जाता है उधर से वो क्या है ट्रांसफ़र मारते हैं, ठीक है, दूसरे अकाउंट में, दूसरे जो बंदा है उसके अकाउंट में, वो वहाँ से क्या है अपने पाकिस्तानी अकाउंट से ट्रांसफ़र मार देता है। यूँ सिस्टम चलता है, तो उनका वो निज़ाम अकाउंट टू अकाउंट चल रहा है। तो यानी हम यूँ मिसाल आपको देते हैं कि भाई अगर ईरान का तालिब इल्म उसने बीवी को गिफ्ट भिजवाया तो बीवी के ऊपर उस गिफ्ट के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता जब तक उसके अकाउंट में पड़ा रहे। नजफ़ का तालिब इल्म भिजवा रहा है तो बीवी के ऊपर क्या है खुम्स वाजिब हो जाता है। ठीक है, फ़र्क कहाँ पे आ गया? आपने क्या है क्योंकि जो नजफ़ वाला भिजवाता है ये खारिज में पहले नोट मुअय्यन करता है, मुअय्यन करने के बाद वो एजेंट को देता है, जो वकील है, एक तरह से वकील वाला सिस्टम चल रहा है, वो आगे क्या है उसको ट्रांसफ़र कर देता है अकाउंट में। तो गोया कि यहाँ पे क्या हो गया, कब्ज़ हो गया, खारिज में नोट मुअय्यन हो गए। लेकिन जो ईरान वाला तालिब इल्म है वो खारिज में तुमान वगैरह मुअय्यन नहीं करता, वो तो अकाउंट से क्या है मोबाइल पर नंबर मिलाता है कि जी इतने मिलियन तुमान आपके अकाउंट में आ गया, अब आप आगे भेज देना। ठीक है, नहीं, वकील ने तो वही लिया है ना जो, हाँ, उसको ना मिले, वकील का लेना मुवक्किल का लेना है, बराबर है। ठीक है, उसने मौके वकील को इजाज़त दी हुई है कि बेशक आप कोई और पैसे ले आना। इसी तरीके ज़कात फ़ित्र में मसला आता है ना कि ज़कात फ़ित्र अगर हम यहाँ से पाकिस्तान भिजवाते हैं अकाउंट में, वो तो फ़कीर को वो वाला पैसा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़कात फ़ित्र में ये मुश्किल नहीं आती कि आप अगर यहाँ पे ज़कात फ़ित्र भिजवा रहे हैं पैसा फ़कीर को, तो उसको तो अकाउंट में पैसा चेंज हो जाएगा, वो तो नहीं मिलेगा। और ज़कात फ़ित्र को पैसे आप चेंज नहीं कर सकते, फिर क्या सूरत हाल होगी? उसका राहल सही से सारे ने क्या लिखा
कि आप फ़कीर से पहले वकालत लें, फ़कीर को फ़ोन करें कि किबला साहब आप फ़कीर हैं, आप मुझे वकील बनाएं कि मैं आपकी तरफ से पैसा क्या ले लूँ, अपने कब्ज़े में ले लूँ। उससे वकील, उसने आपको कहा कि ठीक है मैं वकील बना देता हूँ। वकील बनाने के बाद आपने पैसा ले लिया, उसके बाद उसको आपने कोई और नोट भिजवा दिए, क्योंकि वो उसकी मिल्क में आ गए ना। तो वकील का कब्ज़ करना मुवक्किल के कब्ज़ की करना की तरह है कि मिल्क में चीज़ आ जाती है। मिल्क में आने के बाद उसकी मर्ज़ी है कि वो तब्दील करे या तब्दील ना करे। ठीक है, क्या चीज़? हाँ वो भी वकील है ना, वो वकील है, उसने आगे और वकील बनाया हुआ है, सिलसिले चलते हैं ना वो खिलाफ के यहाँ पे। वो ना उस खातून की मिल्क में गया, इससे तो वो निकल गया, इसका हासिल निकल गया। हाँ नहीं, यहाँ ये हम सवाल लिखते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि अकाउंट में खुम्स 50,000 अकाउंट में आ गया, ठीक है जी, बीवी के अकाउंट में 50,000 आ गया, ईरानी तालिब इल्म ने भेजे थे। अब आपने कहा है कि बीवी इससे कैश करवा ही नहीं रही, तो बीवी इसकी मालिक नहीं बनेगी। और इसने भी क्या है अपने जो अकाउंट है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अब इसका मालिक कौन होगा? हम कहेंगे बीवी इसकी मालिक नहीं बनी, असल मालिक इसका कौन होगा? वही तालिब इल्म होगा जिसने भिजवाए हैं, ठीक है, उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा, ठीक है। तो लिहाजा आपने अगर किसी को हदिया भिजवाया है, अकाउंट से अकाउंट अगर भिजवाया है, ठीक है, तो उसके मालिक अभी तक आप बाकी हैं जब तक वो कैश नहीं करता। जब तक वो कैश नहीं करता वापस ही मंगवा सकते हैं। नहीं, तालिब इल्म के पास जो अकाउंट से अकाउंट आए थे, हाँ आसन तुम, ये हम ये कह सकते हैं, ये अगर अच्छी मिसाल दी कि हौज़े के में जो आते हैं पैसे हमें मिलते हैं, अगर तो हमें कैश की शक्ल में मिल रहे हैं, क्योंकि हौज़ा जो हमें दे रहा है वो हिब्बा के उन्वान से दे रहा है ना, हमें उसके उन्वान से तो नहीं दे रहा कि आपकी तनख्वाह है। ये कहते मजाजन राते भी हैं ऐसे, लेकिन ये साहिबुल मेना नहीं बनते हम लोग, स्कॉलरशिप है, आप स्कॉलरशिप। तो वो जो तालिब इल्म के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ईरान वाले के, वो उसका मालिक नहीं बन रहा। वो कब मालिक बनेगा? जब उसे वो क्या करवाएगा? कैश करवाएगा, ठीक है। लिहाजा ईरानी तौलाब इस वाले से फ़ायदे में आ गए ना। वो कहेंगे कि जी हम तो मालिक ही नहीं बने, हम जितने के मालिक बनते हैं कैश करवा के चीज़ ले आते हैं, बात ख़त्म होगी। लिहाजा उनके खुम्स क्या हैं? बचते रहेंगे। सिस्तानी साहब के इस मौक़िफ़ के मुताबिक कि वो कहते हैं कि ऐन खारजी मुअय्यन करके उसको क्या करें? कब्ज़ करें। ये आपने अच्छी चीज़ निकाली। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर ज़्यादा चल रही है चीज़ कि पैसे आते ही आपके कार्ड में, और कार्ड से ही पेमेंट आप दुकान पे जाके वो कार्ड, हाँ कार्ड से ही कर लेते हैं। तो ये 15 खुम्स इसके ऊपर वाजिब नहीं होंगे, लेकिन जो चीज़ आपने ख़रीदी है, आपने दुकान से पेमेंट की और चीज़ें ख़रीद लीं, अब उन चीज़ों के ऊपर खुम्स की बात होगी। चीज़ों पे साल गुजरेगा तो, हाँ साल गुजरेगा तो खुम्स वाजिब होगा। तो लिहाजा इस तरह क्या है, वो खुम्स से बच जाएंगे। हाँ खुम्स के सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये देखें ये वाक़ई मसला है। तो मुमकिन है आने वाले दिनों में फ़क़ीह इस जो रवायात हैं हमारे पास, कोई और रवायत इस्तेदलाल करे किसी और रवायत से, तो इन रवायात से क्या है, मुमकिन है कि कोई और तशरीह कर लें आने वाले दिनों में। और अभी भी ऐसे फ़ुक़हा मौजूद हैं, यानी ये तो सही सिसानी का मौक़िफ़ है ना कि वो रवायात के ऊपर खड़े हुए हैं जी, ठीक है। अभी फ़ुक़हा मौजूद हैं, वो कहते हैं नहीं ये उस ज़माने की बात है जब सोने चांदी के सिक्के चलते थे, ये थी वो थी। तो अभी फ़ुक़हा मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी चेंज नहीं होगा, फ़ुक़हा मौजूद हैं, नज़रियात तब्दील हो रहे हैं। सही सिसानी साहब चूँकि अक्सर बिल्कुल रवायात के ऊपर रहते हैं, जो बात का इस्तेदलाल करते हैं। बहरहाल हम कुछ नहीं कहते इस सिस्टम में, इंशाअल्लाह दर्स खारिज में होगा तो फिर वहाँ पर क्या बहस होगी। हाँ लेकिन वो ज़कात में ऐसा नहीं कहते, ज़कात में कहते हैं कि असल में नोटों की अहमियत है सारी, ठीक है। अच्छा, 8वीं चीज़ क्या होगी कि जो चीज़ आपकी मिल्क में नहीं आती उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता। 9वीं चीज़ क्या कहते हैं कि जो फ़कीर मालिक बनता है किस चीज़ से? खुम्स और ज़कात से। खुम्स या ज़कात से जो फ़कीर को मिलता है उसके ऊपर भी क्या है? खुम्स वाजिब नहीं होता। लेकिन खुम्स से फ़कत सहम सादात है और ज़कात से फ़कत क्या है? वाजिब ज़कात, ठीक है जी। ये सही सिसानी का, ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक सैयद क्या है? मुस्तहिक था, आपने उसे क्या है? सहम इमाम दिया, ठीक है जी। 50,000 जो इसके पास सहम इमाम आया है वो मालिक उसका बन गया। लेकिन ये जो 50,000 का मालिक बना है वो कहाँ से मालिक बना है? खुम्स से बने। कि आपने जो खुम्स निकाला उस खुम्स के 2 हिस्से किए, आधा हिस्सा किसको दे दिया? इस फ़कीर को दे दिया, क्योंकि ये सैयद था, मुस्तहिक था। तो अब इसके पास ये जो 50,000 आया है सहम सादात से, ठीक है जी, इसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा, ठीक है जी। ये एक कानून है, यानी सही सिसानी ने कहा कि जिस चीज़ के आप मालिक बनते हैं खुम्स से और ज़कात से, उस चीज़ के ऊपर
उस पैसे के ऊपर आपके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता। अच्छा, फ़कीर की मिसाल लें, ज़कात में लें, ज़कात फ़ित्र के जिसको पैसे मिले हैं, ठीक है, अब ज़कात फ़ित्र के जो पैसे मिले हैं उन पैसों के ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जो मुस्तहब सदक़ात हैं दीगर, उनके ऊपर क्या है, सही सारे ने एहतियात वाजिब लगाई है कि उनका खुम्स क्या है, देना पड़ेगा। लेकिन वो किस में जाएगा? हिब्बा में जाएगा तो हिब्बा में सारा, यानी गैर मेहनत करके उसके हाँ, ऊपर गैर साल मेहनत बनेगा, करके, तो हाँ, पैसे साल बनेगा तो होगा, अगर अकाउंट में आ रहा है तो फिर वो सारी सूरतें ये इकट्ठी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि खुम्स और ज़कात से जो चीज़ फ़कीर को मिलती है उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, लेकिन खुम्स में लिखा कि फ़कत सहम सादात की बात है, जो सहम इमाम से हम सबको मिल रहा है, ठीक है, उसकी क्या सूरत हाल है, ठीक है जी, सहम इमाम। तो यहाँ पे सैयद सिस्तानी ने लिखा कि जो हम सहम इमाम देते हैं तुल्लाब को, उसकी हम दो सूरतें करते हैं। एक का हमने जो नाम उन्वान रखा हुआ है रातिब रखा हुआ है, ठीक है, हम ये क्या दे रहे हैं, रातिब दे रहे हैं। एक का उन्वान हमने रखा हुआ है मुसायदा या गैर रातिब, दो उन्वान हमने रखे हुए हैं। जो हम रातिब के उन्वान से देते हैं वो हम तालिब इल्म की मिल्क में दे देते हैं, ठीक है, रातिब के जो उन्वान से हम दे रहे हैं वो तालिब इल्म की मिल्क में, कि ये आपकी क्या है, आप इसके मालिक हैं। तो अगर आप इसके मालिक हैं तो खुम्स इसके ऊपर वाजिब हो जाएगा, क्योंकि मिल्क के ऊपर क्या होता है, खुम्स वाजिब होता है, वो हम मिल्क के उन्वान से दे रहे हैं, ठीक है जी। और बाकी रातिब के अलावा जो बाकी हम दे रहे हैं वो हम मिल्क के उन्वान से नहीं दे रहे, फ़कत वो तसर्रुफ़ के उन्वान से दे रहे हैं। ये पैसा है, आप इस्तेमाल करें, आपके ऊपर कर्ज़ा है तो कर्ज़ा उतारें, ठीक है। यानी जब हम कहें कि नजफ़ के जब हालात अच्छे थे, ठीक है, तो तुलाब को क्या है, मुसायदा मिलता था, मुसायदातुल मलाबिस, कपड़ों का जी मुसायदा होगा, ये आपको दिया पैसा ताकि आप इससे क्या अपने कपड़े ख़रीदें, ठीक है। ये मुसायदा दैन दिया ताकि आप इससे क्या कर्ज़ अपना उतारें, ठीक है। तो या मुसायदा सल्लाजा दिया ताकि आप इससे फ्रिज ख़रीद लें। ये जो मुसायदे जितने मिलते थे ये तुलाब की मिल्क में नहीं मिलते थे, ये फ़कत उनके लिए तसर्रुफ़ कैसे मुबाह है बस। तो अगर वो तालिब इल्म उसमें तसर्रुफ़ करेगा, नई चीज़ ख़रीदेगा तो वो नई चीज़ का मालिक बन जाता है। लेकिन अगर नई चीज़ नहीं ख़रीदता, वो फ़कत यही पैसा बाकी रखता है, तो इसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होगा। किस उन्वान से वाजिब नहीं हुआ, क्योंकि ये इंसान की मिल्क में दाखिल फ़कीर ने नहीं किया, ठीक है। ये सही सारे ने अपने सहम इमाम की तकसीम के बारे में मौक़िफ़ दे दिया। इसी तरह बाकी फ़ुक़हा भी कहते हैं, फ़र्ज़ करें कुछ फ़ुक़हा कहते हैं कि हम मुतलक़न जो है वो तुलाब की मिल्क में देती नहीं है, कोई भी सहम इमाम आ जाए हम उनकी मिल्क में देते नहीं हैं, फ़कत इस्तेमाल के लिए देते हैं, वो तसर्रुफ़ करें। तो वहाँ पे कानून क्या होता है कि जो पैसा आपको मिल्क के तौर पे नहीं मिला, वैसे इस्तेमाल के तौर पे मिला है, उस पैसे के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर उस पैसे को आप चेंज करें, उस पैसे से कोई चीज़ ख़रीद लें, तो उस चीज़ के आप क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। यानी तब्दील से पहले आप मालिक नहीं हैं, लेकिन तब्दील करने के बाद आप उसके क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। तो लिहाजा वो जो चीज़ आपके पास नहीं आई है, चाहे वो आप पैसे से आपने डॉलर ख़रीदे हैं या पैसे से आपने कोई चीज़ें खाने पीने वाली ख़रीदी हैं, उनके ऊपर क्या खुम्स होगा, क्योंकि वो आपकी क्या मिल्क में है, लेकिन ख़ुद पैसा क्या आपकी मिल्क में नहीं है। जिस नाम से मुसायदा मिला है उसी में सर्व करना ज़रूरी है, और कुछ हाँ, वो फिर हाँ, जो ये जो मुसायदा मिलता है, जो आपकी मिल्क में नहीं मिलता, इसमें आपने शराइत की पाबंदी करनी होती है, जैसे वो शराइत लगाएंगे, ठीक है। वो अगर इसका मसरफ़ ख़ास करते हैं कि ये आपने वहाँ पे तसर्रुफ़ करना है, तो वो फिर शर्त होती है ख़ास। बहरहाल ये मौजू ख़त्म हो गया आजकल के दौर में, हम इसको क्या मज़ीद चढ़ें, ठीक है। अभी सारा जो मिल रहा है वो रातिब के तौर पे मिल रहा है, ठीक है, मिल्क के तौर पे मिल रहा है, तो उसके ऊपर क्या खुम्स वाजिब होगा, ठीक है। ये कितनी चीज़ें होंगी, 9 चीज़ें होंगी। 10वीं और आखिरी चीज़ लिख लें ताकि ये छुट्टियों से पहले एक चीज़ क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। माल मुखम्मस, जिस माल का खुम्स अदा कर दिया जाए उसके ऊपर भी खुम्स दोबारा वाजिब नहीं होता। माल मुखम्मस क्या होता है, असल में आप माल के क्या करते हैं, 4 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा आप खुम्स के तौर पे निकाल देते हैं, तो पीछे जो 4 हिस्से बचते हैं उन 4 हिस्सों को क्या कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं, ठीक है जी। 1 लाख था, 1 लाख में से 20,000 आपने दे दिया, 20,000 के बाद 80,000 आपके पास जो पैसा बचा है उसे क्या कहेंगे, मुखम्मस कहेंगे। यानी 80,000 वो है कि जिसका खुम्स क्या है, निकला हुआ है। इस 80,000 के ऊपर पूरी ज़िंदगी खुम्स वाजिब दोबारा नहीं होगा, कि माल मुखम्मस के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, चाहे इस 80,000 से आप कोई चीज़ें ख़रीद लें, ठीक है जी। इस 80,000 से आपने कोई कुर्सी ख़रीद ली, टेबल ख़रीद रहे, इजाफी चीज़ें जो मौना भी नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें आप इजाफी ख़रीद लें, बचत के लिए कोई चीज़ ख़रीद लें, तो वो चूँकि आपने मुखम्मस पैसे से ख़रीदी है उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होगा। लिहाजा इसी वजह से जो दुकान वगैरह बनाई जाती है कारोबार के लिए, क्योंकि दुकान के ऊपर तो खुम्स वाजिब होता है, या दुकान का पंखा और AC वगैरह लगाते हैं उनके ऊपर वाजिब होता है। यानी मौना की जो किस्म क्या थी, तहसील रिब वाली थी, वहाँ पे क्या फ़ुक़हा मशवरा देते हैं कि आप ये जो AC ख़रीद रहे हैं 5 लाख का,
इसमें पहले आप 1 लाख खुम्स दे दें, 1 लाख खुम्स दे दें, 4 लाख रह जाएगा, तो 5 लाख को आप मुखम्मस बनाएं, यानी 5 लाख के ऊपर आप मज़ीद कुछ पैसा डालें कि जिसका चौथा हिस्सा क्या है 4 हिस्से 5 लाख बने, इसके ऊपर आप खुम्स दे दें। क्या मतलब, यानी मुखम्मस पैसे से AC ख़रीदें। मुखम्मस पैसे से AC ख़रीदना, मुखम्मस पैसे से दुकान ख़रीदना, इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो आपके ऊपर क्या खुम्स वाजिब नहीं होगा। वाज़े। अच्छा, इसके ऊपर फिर इसकी अब तफसीली बहस है। माल मुखम्मस के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, इसकी कीमत बढ़ जाती है, नफ़ा होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं जानवरों के, दरख्तों की टहनियाँ बढ़ जाती हैं। एक पूरी बहस है, 2 दरसों की क्या है ये बहस है पूरी की पूरी। ये बहस बाकी बहसों के साथ मिल के है, यानी उस बहस का उन्वान क्या रखा हुआ है कि ये जो 10 चीज़ें जिनके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, अगर इनके ऊपर इजाफा होता है, ठीक है जी, रेट इनका बढ़ जाता है, अगर जानवर वगैरह थे उनके बच्चे हो जाते हैं, दरख्त थे तो बड़े हो जाते हैं, तो क्या वो जो आपके इजाफी कीमत आपको मिल रही है, इजाफे बच्चे आ रहे हैं, उनके ऊपर खुम्स वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा। उसकी तरकीब में बहुत सारी क्या सूरतें हैं, नुमाए मुत्तसिल होगा, मुनफसिल होगा, कीमत सूखिया के इर्तफ़ा होगा, वो चीज़ आपने इवज़ से ली होगी, बगैर इवज़ के लिए होगी। एक क्या है लंबा नक्शा है और सब के क्या अलग अलग अहकाम हैं। तो इंशाल्लाह उसको क्या फिर छेड़ेंगे बाद में वाज़े इंशाल्लाह। तो लिहाजा इसकी तफसील अभी ये 10वां उन्वान क्या है मुजमल है, इसकी तफसील क्या आएगी इंशाल्लाह बाद। अल्लाह